आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ डॉक्टर अजीत जैन है। अजीत जैन राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और राष्ट्रपति अवार्ड विनर हैं। कोविड में इनका काम बहुत सराहनीय रहा और इन्होंने हजारों मरीजों की जान बचाई। और हम इसलिए डॉक्टर अजीत जी से बात करते हैं ऐसे मामलों पर, क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं और आम मरीजों को, और खासकर वो मरीज जो उस तबके से आते हैं जिनके लिए महंगी दवाइयां खरीदना या महंगा इलाज करना मुश्किल होता है। अब आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। बच्चे बीमार हुए हैं और जब उनका पोस्टमार्टम कराया गया तो कुछ ऐसी बातें निकल करके आई जो काफी चौंकाने वाली है। लोग परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को कफ सिरप दें या ना दें। क्या हमारे बच्चों के लिए अब कफ सिरप सही है या नहीं है? क्योंकि छोटे शहरों में तो लोग ऐसे भी जाते हैं और मेडिकल स्टोर पे कहते हैं, जी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है, कोई कफ सिरप दे दो। अच्छा, तो मेडिकल स्टोर वाला दे देता है किसी भी कंपनी का, तो हम मान लेते हैं और आके वो कफ सिरप अपने बच्चे को दे देते हैं या खुद दे लेते हैं। तो ये बहुत डर है। थैंक यू सर, जो आपने वक्त दिया और लोगों से जुड़ी हुई चीजें, और हम चाहते हैं कि ये शो आप लोग देखें भी और सब लोगों को भेजें भी, क्योंकि आप लोग रेड माइक के दर्शक हैं और हम चाहते हैं कि रेड माइक के दर्शक जागरूक तो हैं ही, साथ ही समझदार भी बने। डॉक्टर साहब, पहले तो बताइए कि ये कौन सा कफ सिरप है जिसको पीने से बच्चों की मौत हो गई? अब आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दी, अब तो आई है और खबरें हैं। ये बच्चों की मौत मौत कैसे हो गई और डॉक्टर्स को भी अरेस्ट किया जिन्होंने ये कफ सिरप लिखा? ऐसा क्या था उस कफ सिरप में जिसको पी के बच्चे मर गए? अभी जो तमिलनाडु फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफएसडीए तमिलनाडु या एफडीए तमिलनाडु, उनकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से इस कफ सिरप के अंदर डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसकी परमिसिबल मात्रा से काफी ज्यादा मिला। ये जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये एक मात्रा से ज्यादा होने में ये शरीर में जहर की जैसे काम करता है, और पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर, और विशेषतः जो 5 साल से कम है और 2 साल से जो कम है उनमें और भी ज्यादा। तो ये जो कफ सिरप के अंदर ये कंटामिनेंट था, उसके कारण ये मौतें हुई है। तो सर, अब जैसे आपने बताया कि एक केमिकल है, उसकी मात्रा ज्यादा हो गई। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो आई है, उसमें सिरप है कोल्ड्रिफ नाम का। वो सिरप बच्चों को माँ बाप ने पिलाया। अब हम लोग तो आम लोग हैं सर, हम लोगों को तो पता नहीं कि कौन सा सिरप देना चाहिए नहीं देना चाहिए। डॉक्टर ने लिखा, हमने पर्चा दिया, सिरप लिया और अपने बच्चे को हमने दिया, और वो उठा ही नहीं। सोचिए कि अपने बच्चे को सही करवाने गए तो सर्दी जुकाम में कौन मरता है, लेकिन बच्चे मर गए। तो आम लोग कौन सा कफ सिरप ले जा करके, और वो तो डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्राइब कफ सिरप था। अब हालात ये हो गए हैं, डर से लोग जो हैं वो अब कफ सिरप नहीं दे रहे हैं बच्चों को। और इस समय जिस तरीके से वायरल फैला हुआ है, सर्दी खांसी है, क्या करना चाहिए? और इस कोल्ड ड्रिप केमिकल ये सिरप के बारे में भी बताएगा कुछ, अगर आप रिसर्च कर पाए हो तो सर। अ, मैं पहले उस कंपाउंड के बारे में बताता हूँ, डैग जिसको मैं बोल रहा हूँ, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C4H10O3 है। ये इथाइलिन ऑक्साइड के पार्शियल हाइड्रोक्सिलेशन से बनता है और इंडस्ट्रियल ग्रेड का और इंडस्ट्रीज में काम में आता है। ये कंपाउंड से ये हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करके नमी रखता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं इंडस्ट्रियल उसमें, जैसे पेट्रोल सॉल्वेंट के लिए, नेचुरल गैस के डिहाइड्रेशन के लिए, इंक में ह्यूमेक्टैटिक जैसे मिलाने के लिए, गाड़ियों के इंजन का ब्रेक ऑयल बनाने के लिए, कूलेंट बनाने के लिए, प्लास्टिक्स के लिए, ग्रीस के लिए, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रेड का है। लेकिन ये क्या, एक सॉल्वेंट है, क्लियर फ्लूइड है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है और विस्कस है, और काफी सस्ता है। जो फूड ग्रेड का सॉल्वेंट होता है या एक्सीपिएंट होता है, वो ग्लिसरीन या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये काफी महंगा होता है।
और ये जो मैं एक्सीपिएंट बोल रहा हूँ, एक्सीपिएंट हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ में मिलाया जाता है उनकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए, वो एब्जॉर्ब हो सके उसके लिए, एज स्वीटनर ताकि उसका टेस्ट ठीक हो सके, एज डिसइंटीग्रेटर ताकि वो अंदर पेट में जाने के बाद में डिसइंटीग्रेट होके एब्जॉर्ब हो सके। तो इस कंपाउंड को उन लोगों ने एक्सीपिएंट की जैसे काम में लिया। अब ये कंपाउंड वहां तक कैसे पहुंचा, उसके काफी कारण हो सकते हैं। जैसे जो सप्लाई चेन है उसी के अंदर फूड ग्रेड ग्लिसरीन के अंदर ये मिला दिया गया हो, सस्ता बनाने के लिए या पैसे ज्यादा कमाने के लिए, या जो कंपनियां ये बनाती है उन्हें इस सारे रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करनी होती है, बट टेस्टिंग करने में एक्सपेंडिचर होता है, तो उन्होंने टेस्टिंग टेस्टिंग के अंदर इन रॉ मटेरियल की में रिलैक्सेशन दिखाया, शिथिलता दिखाई है, जिसके कारण ये वहां तक पहुंच गया। या कंपनी ने जानबूझकर कंपटीशन में मार्केट के अंदर सस्ती बना के ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ऐसा किया हो। ये किसी भी कारण से वहां तक पहुंच सकता है, ये एक जांच का विषय। तो ये कंपाउंड जब एक बार वहां पहुंच गया और लोगों ने इसको लिया और अपने बच्चों को दिया, तो ये इसकी जो डोज है, टॉक्सिक डोज ऑफ 1 to 2 ml पर केजी बॉडी वेट है, एक बार अंदर जाने के बाद ये बच्चों में नौचना करेगा, पेन एब्डोमन करेगा। इसके अंदर जो इसका मेटाबॉलिज्म होके 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी एसिटिक एसिड बनता है, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है जिसके कारण डेथ होती है। किडनी की इंजरी करता है जिसके कारण पेशाब कम आने लगता है या बंद होने लगता है। लीवर को इंजरी करता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है जिससे सीजर्स, ताने आने लगती है, कॉमा होने लगती है। तो जब भी कोई बच्चों को सिरप दे और ऐसी कोई सिम्टोमेटोलॉजी आने लगे, तो अपने बच्चों को सीधा अस्पताल ले जाए। ये सिम्टोमेटोलॉजी बताती है कि वो दवा में कुछ मिलावट रही होगी। जब अस्पताल जाते हैं तो इसके ऐसा तो कोई एंटीडोट नहीं है इसका, डेथ का, बट सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उसमें एसिडोसिस के लिए सोडा बाइक आप देते हैं। अगर किडनी फेलियर के अंदर चले गए हैं तो डायलिसिस करते हैं। मैं इसमें एक रेफरेंस दूं, उज्बेकिस्तान के अंदर ये 2023 दिसंबर 2022 और 23 में हुआ था, इसी तरीके का, इसी कंपाउंड का। उसमें से काफी बच्चे अभी भी डायलिसिस पे हैं। तो डायलिसिस करके इस बैग को रिमूव करते हैं। पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड जो इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, ये सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके बच्चों को ठीक करने का कोशिश करते हैं। इसकी पॉइजनिंग में मॉर्टेलिटी रेट 60% तक है, 50 से 90% तक, एवरेज भी 60% तक। तो ये बहुत ही हाई मॉर्टेलिटी है इसके अंदर। तो ये तो सिम्टोमेटोलॉजी को समझे, दवा देने के बाद में सीधा अगर ऐसा कुछ होता है तो अस्पताल जाके बताएं। अगर आपने रिसेंटली दवा दी है तो एक्टिव चारकोल दे के या गैस्ट्रिक लवास करके उसको बाहर भी निकालते हैं। तो ये तरीके इसके इलाज के और बचाव के। तो ये तो हुआ एक पार्ट की इस कंपाउंड की टॉक्सिसिटी कैसे है, ये वहां तक पहुंचा कैसे और इसका इलाज कैसे है। दूसरा पार्ट है कि लोग गांव में जाते हैं और मांग लेते हैं दवा और वो ले लेते हैं। तो उसमें तो एक स्टैंडर्ड बात है कि आप हमेशा, बच्चे एक तो बहुत छोटे होते हैं, सिम्टम्स के बारे में बता नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ हो रही है दवा देने के बाद में। तो माँ बाप को भी समझ में नहीं आता है, उनको लगता है ये नॉर्मल बीमारी के कारण है। तो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए, वैसे तो ये सभी के लिए, आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं दवा और उसके बाद ही लें। अब अगर दवा फिर भी गड़बड़ है तो उसमें डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये सब लाइसेंस्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं, फार्मा कंपनी। तो ये जो मुश्किल है वो सभी लोगों की है। इसके अंदर स्टैंडर्ड्स जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कराना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कराना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चों को जो सिम्टम्स हैं, पेट में दर्द होने लग गया, उल्टियां होने लग गई, सर ने बताया, तो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए कि कफ सिरप में कोई कमी है। और सर बता रहे हैं कि जो कफ सिरप इन बच्चों को दिया गया उसमें वो केमिकल थे जो इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और उसकी मात्रा ज्यादा हो गई। सर अगर आम लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, अक्सर सर्दी खांसी में कौन डॉक्टर के पास जाता है? सिर्फ सर्दी खांसी में कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है, लोग जाके ओवर द काउंटर ले लेते हैं। तो कौन सा कफ सिरप सुरक्षित है आज की तारीख में? क्या बोलना चाहिए जाकर के उनको मेडिकल स्टोर में? आम लोग इसका क्या समझें और क्या मांगे? पहली चीज तो यही कि आप किसी डॉक्टर के पास में जाएं,
सभी को जाना होता है, बट पर्टिकुलरली बच्चों के संदर्भ में, क्योंकि उनको दवा की मात्रा बहुत ही मेजर करके देते हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, चाहे वो कोई सी भी दवा हो, जो यूजुअली दुकान वालों को, मेडिकल स्टोर वालों को और लोगों को नहीं पता होती है। दूसरी बात, जो आप दवा ले रहे हैं, अगर उसके देने के बाद, जैसे मैंने बताया, कुछ सिम्टोमेटोलॉजी होती है, तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प सीख करें और कोशिश करें कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन लें। डॉक्टर से अभी प्रिस्क्राइब। उसके अलावा उसके अलावा जैसे एडवाइजरी है, ये समय समय पर जारी होती रहती है। अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एडवाइजरी जारी करी है कि माइल्ड सिम्टम के अंदर ये कफ सिरप, सर्दी खांसी की दवाइयां बच्चों को ना दें, पर्टिकुलरली 2 साल से नीचे के बच्चों को। उनको आप वेल हाइड्रेटेड रखें और सलाइन वगैरह दे दें, क्योंकि उन माइल्ड डिसीज के अंदर इन कफ सिरप का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बट दे आर पोजिंग ए रिस्क। तो ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आती रहती है, आप उनको अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या उनकी वेबसाइट पे, या उनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या एडवाइजरी जारी कर रही है, और आप उसको फॉलो करें। एडवाइजरी फॉलो करें, डॉक्टर को दिखाएं अगर आपका बच्चा छोटा है, कफ सिरप से परहेज करें। सर अभी क्योंकि अब सीजन, तो अब जैसे कि हम लोगों ने पिछला शो किया, जो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और शेयर किया है, वो तो सिर्फ यूट्यूब में 1 लाख लोगों ने देखा है। एक्स पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, मतलब वो लोगों के देखने का अगर नंबर्स की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा है। अमूमन हम इस बात को समझते हैं कि आम लोगों को गाइडेंस की एक जरूरत है। सर ये बताइए कि सर्दी खांसी इन जनरल जब हो जाता है, हल्का सा फीवर हो जाता है, अक्सर सर हमने शुरुआत में की, लोग बहुत हल्के में लेते हैं, और हल्के में लेना भी चाहिए था, ये चाहिए कि भाई इतना घबरा जाएंगे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल में हर साल 2-3 बार जुकाम होता है, एक बार फीवर आना। ऐसे समय पर बड़ों को भी क्या करना चाहिए? क्या कोई भी बड़ों को जाके कफ सिरप ले लेना चाहिए, या पहले स्टीम लेना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए? कफ सिरप को लेकर के क्या सलाह देंगे आप? देखिएगा, जैसे एडवाइजरी भी है, और हमारी एक कॉमन जानकारी भी है कि अगर हमें ये सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो थोड़ा तो हमारे अपने आप को कवर करके रखें, मफलर लगा के या कैप पहन के, उस तरीके से खुद का ठंड वगैरह से जैसे आने वाली है उससे बचाव करके रखें। पर्टिकुलरली ठंड के अंदर वायरल डिजीजेस भी होती है, जैसा हमने पिछली बार भी बात किया था। तो आपको भीड़ वाली जगहों से बचें, मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग रखें, कंटामिनेटेड सरफेसेस साफ रखें। वो चीजें करने से आपको ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कम से कम होगा, और दवा की कम से कम जरूरत पड़ेगी। जैसा आपने बताया कि स्टीम लेना है, गर्म भाप लेना है, ये गरारे करना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है, खुद की इम्यूनिटी को ठीक रखना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर डाइट लेना है, ये सारी चीजें रखें ताकि आप बीमारी से बच सकें। सर बीमारी से बच सके ऐसे, क्योंकि आज आपसे बात हो रही है तो आम लोगों के बारे में, सर्दी खांसी के बारे में बात हो रही है। सर कोविड आने की भी कोई संभावना? अक्सर हम लोग चर्चा, पिछली बार हमने चर्चा किया, वायरल तो चल रहा है सर, जुकाम हमें भी हुआ, हमें भी जुकाम इस बार ठीक होने में 7 से 8 दिन लग गए। काम हम करते रहे, फीवर नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने पिछली बार बात की कि इस बार अब जो भी वायरल हो रहा है, या सर्दी हो रही है, या खांसी भी हो रही है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड है। क्या ये वो वही वायरस है, या इन जनरल भी अब हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है, या हमारी इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो गई है? क्या वजह लगती है आप? नहीं, ऐसा क्षमता कम होना जैसा नहीं है, बट ये जो वायरस का नया वेरिएंट है, H3N2, जिसके बारे में हमने बात करी थी, ये वायरस का जो फीवर है ये वाकई लंबा रह रहा है। ये वेरिएंट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हर बार के वेरिएंट के अंदर थोड़ा सा अलग वेरिएंट है। जहां तक कोविड की बात है, कोविड के केस हमेशा होते रहते हैं, बहुत ही माइल्ड फॉर्म के अंदर है, ओमाइक्रॉन के सब वेरिएंट से हो रहा है, उसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको कुछ चीजें करनी है, जैसे गुड हाइजीन प्रैक्टिस, कि अगर आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो आप टिश्यू से या रुमाल से अपना नाक और मुंह कवर करके करें। अगर वो नहीं आप पे, तो एल्बो और इससे कवर करके करें, तो आपके ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं करेंगे। अगर कोई आपके घर में हो गया इनफैक्ट, तो आप उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दें और कंटामिनेटेड सरफेसेस को साफ कर दें। अगर आप खुद को अनवेल महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास में ना जाएं
जिनको फ्लू लाइक सिम्टम है। फ्लू लाइक सिम्टम मतलब सॉर थ्रोट है, खांसी है, फीवर है। अब यूजुअली ये 6-7 दिन में चला जाता है, बट सीवियर केसेस में और हाई रिस्क पेशेंट में इट मे स्टे लॉन्गर। अब हाई रिस्क पेशेंट के अंदर या सीवियर केसेस में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस होती है, सांस के अंदर दिक्कत आती है, छाती में दर्द होता है, फीवर 3 दिन से ज्यादा प्रोलॉन्ग करता है, तो आप समझो आप सीवियर फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। तो आपको एहतियातन एंटीवायरल मेडिसिन ले लेने चाहिए और साथ में सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हम इसीलिए डॉक्टर अजीत जी को लाते हैं, और अजीत अजीत जी से मैंने जैसे आपको बताया कि आप लोग कभी राजीव गांधी जाएं तो मिलेंगे। जो इनकी सेवा है वो शायद कभी, हम तो पर्सनली जो कि एज अ रिपोर्टर हमने उनको कवर किया है, कई महीनों कोविड में घर नहीं गए थे, और इसीलिए हम रेड माइक पर अजीत जी को लेके आते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचते नहीं हैं, पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि लोगों की, मरीजों की सेवा की जाए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि डॉक्टर अजीत जी जो सेवा समझते हैं लोगों का इलाज, उनसे आपको सलाह दिलवाएं। सर थैंक यू सो वेरी मच। रेड माइक में फिर कफ सिरप पर थैंक यू। आपने बात की, तो सर मतलब मोटा माटी यही है कि अगर कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं कफ सिरप, और तभी कफ सिरप लें। और छोटे बच्चों में कफ सिरप देने के लिए शुरुआत में अवॉइड करना चाहिए, आम लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। क्या सलाह देंगे आप? जो आपने बोला वो तो है ही, और उसके साथ साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एडवाइजरी आती है, वो आप न्यूज चैनल से, अखबारों से, सोशल मीडिया से, या उनकी साइट पे जाके या उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देखते रहें, उसको फॉलो करते रहें। ये आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। दर्शकों आपका भी। तो ये शो जरूर अपने घर में दिखाइएगा, घबराइए नहीं, डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए। और हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय बताता रहता है अखबार में, टीवी के माध्यम से, या फेसबुक पर पेज पर हेल्थ मंत्रालय के, या एक्स पर, इंस्टा पर, आप कहीं भी जाएंगे तो वो गाइडलाइन या सलाह जो है, परामर्श अवेलेबल है, वो देखिए। और सुरक्षित रहिए, और द रेड माइक को देखते रहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।